सो दिस इज़ द ये सेकेंड पार्ट है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर फर्स्ट। आई थिंक मैंने फर्स्ट वीडियो में शायद ज़्यादा कुछ फास्ट बोला और मे बी जो आप में से जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं या फिर कह लो ऑलरेडी नोन बच्चे हैं उनको समझ में आए मेरी लैंग्वेज इवन इफ़ आई स्पीक फास्ट और इन इंग्लिश। बट मुझे ऐसा लगता है मुझे ये वीडियो सबके लिए बनानी है जिन्होंने कभी पढ़ा है इकोनॉमिक्स या फिर नहीं पढ़ा है, दोनों को समझ में आनी चाहिए। तो आज थोड़ा सा मैं प्रयास करूँगी कि थोड़े हिंदी के शब्दों का उपयोग करूँ और इंग्लिश में तो ऑलरेडी मेरी बुक में लिखा है, मैं आप लोगों को हिंदी में समझाने का प्रयास करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। Features of Indian economy on the eve of independence. Let's change the pencil by left hand. I will make you understand. Camera is clear? Yes. On the eve of independence, Indian economy had the following कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हुआ क्या, 200 साल तक 23 जून 1757 से लेके 15 अगस्त 1947 तक तो ब्रिटिशर्स ने राज किया। तो इतने साल जब 200 साल तक राज किया ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे, तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी, मान लो ये हमारी इकोनॉमी थी, ये बिल्कुल बिल्कुल ग्रोथफुल थी पहले ब्रिटिशर्स के आने के पहले। पर उनकी जब एंट्री हुई ब्रिटिशर्स की तो ये बिल्कुल उन्होंने रूइन कर दी, बिल्कुल इसमें कुछ रखा ही नहीं। तो अब देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हो गए थे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, पहले तो मैं बता देती हूँ स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ। इट मीन्स like it is written on the eve of independence Indian economy was completely a stagnant economy. Stagnant मतलब little और no growth in income. Stagnant simply mean होता है कोई growth ना हो, little या फिर लगभग ना के बराबर ग्रोथ होना। पर जो है यहाँ पे स्टैग्नेंट इकोनॉमी की बात करी जा रही, तो इकोनॉमी अगर हम मान लीजिए हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था जनरली इनकम से बेस्ड होती है ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर हमारी इनकम होगी तभी हमारी सेविंग होगी, तभी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, तभी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, जीएसटी, ऑल दिस थिंग्स। तो बिटवीन ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपको नोट, मतलब अगर आप राइटिंग पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत रिमेम्बरेंस में याद रखनी पड़ेंगी कि 1860 का क्या ग्रोथ रेशियो था, पर कैपिटा इनकम क्या थी। अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो जो है इसमें ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपकी राइटिंग स्किल भी बढ़ाएगा और बोर्ड्स में आप हाईलाइट करके जब ईयर और प्रॉपर फैक्ट्स लिखेंगे तो वो मार्क्स इम्प्रूविंग करता है कि बिकॉज मैंने ये सब करके देखा है। तो प्रेजेंटेशन रियली मैटर करती है, आपका वे ऑफ राइटिंग। तो ये है थोड़ा सा कि ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज एज लो एज 0.5% पर एनम बिटवीन 1925-1950, इट वाज 0.1% एनम। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ पर ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं रखा था, तो उस समय की 1860, तब तो आज़ाद भी नहीं हुआ था 1925 में, ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति इंसान कितनी उसकी इनकम है, तो वो बहुत लो थी। समथिंग 0.5 से ये आंकड़ा लगाया गया था परसेंटेज से, और 0.1 तक ही थी पर एनम, बहुत कम थी, क्योंकि तब तो हम लोग गुलाम थे, तो खुद की कमाई ही कहाँ होती थी, कमाना भी है तो अंग्रेजों को दे देना है, ज़मींदारी सिस्टम था। On account of this stagnation, bulk of Indian population lived in poverty. Standard of living of the people remained miserably low. Epidemics and famines were a recurring phenomenon. तो ये स्टैग्नेशन, जहाँ ग्रोथ नहीं थी, बहुत सारी पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन पॉवर्टी, गरीबी में रहे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल रिमेंड मिजरेबली लो, लोगों के रहने के तरीक़ों में बहुत ही खराबी थी, क्योंकि लोगों को अच्छा खाना पहनना तो दूर छोड़ो, एक वक्त की रोटी मिल जाए उसमें बड़ी दिक्कत आती थी, सब छीन लेते थे ज़मींदार,
फसल उगा के बस उनको दे देते रहता। एपिडेमिक्स एंड फेमाइंस, एपिडेमिक्स मतलब सर्कमस्टेंसेस जो थे, और जो बाढ़ वगैरह जो वहाँ पे डिज़ास्टर्स थे वो बार बार आते रहते थे। और क्योंकि इंडिया की ग्रोथ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ब्रिटिशर्स सिर्फ लूट रहे थे, तो उनको सिर्फ मतलब था भारत के वासियों से खून पसीने की कमाई छीन लेना। उनको क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में फ्लड आया, बाढ़ आई, तूफान आया, आंधी आया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था उनको। अब सेकेंड पॉइंट, बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वॉज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो। बैकवर्ड इकोनॉमी का सिंपली मीन होता है जहाँ की पर कैपिटा इनकम प्रति पर्सन जो इंसान कमाता है वो बहुत कम हो। जैसे कि इसमें थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है, 1947 1948 इंडिया वॉज जस्ट 230, पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वॉज जस्ट ₹230। मतलब सोचो, जब जब आज़ाद भी हुआ देश, तब लोगों की प्रति पर कैपिटा इनकम, लोगों की एक पर्सन की, मतलब एक पर्सन की इनकम 230 थी। हालांकि इंडिपेंडेंस के पहले से बेटर थी, पहले तो 0.1% था। पर क्या होता है, तुम सोचो, अगर अभी की जनरेशन में तो 230 कुछ नहीं होता। मान लो आज से 20 साल पहले भी तुम चले जाओ, सन 2000 की बातें कर लेते हैं थोड़ा, तो उसमें भी 2030 होता था। पर इकोनॉमी थोड़ी मूव फॉरवर्ड हुई थी, लोग कमाते थे ज़्यादा ही। और आजकल तो इतने अमाउंट में आई थिंक पीपल विल हार्डली सर्वाइव, क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन ही है, महंगी हैं चीज़ें। हम तो इतने में तो हम महीने का सब्जी का खर्चा भी नहीं निकाल पाएंगे। The bulk of the population was very poor. Without sufficient food, clothing and shelter, unemployment was rampant. बहुत ही पुअर थी पॉपुलेशन, तब किसी के पास खाना नहीं था सफिशिएंट, कपड़ा, रहने का ठिकाना नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट रैपेंट का मतलब होता है, तो एक तो मेरा कैमरा वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, मतलब वेरी बैड। कोई चीज़ ऐसी है जो इंक्रीज ही होती जा रही है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो ऐसे ऐसे फैला हुआ था। कैमरा में दिक्कत है, क्या पता जाए। तो थोड़े से मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, आई थिंक अब क्लियर हुआ थोड़ा। सॉरी, मेरा कैमरा नहीं अच्छा है, कैमरा क्या फ़ोन काफ़ी पुराना हो चुका है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब तब मैं ये हालत बता रही हूँ कि बैकवर्ड इकोनॉमी में क्या क्या टर्म्स आते थे। अभी तो मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिनको प्रेजेंटेशन भी देखना है कि मुझे कैसे बोर्ड में लिखना है, मैं इस पूरे चैप्टर का इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इसका वन शॉट भी बनाऊँगी। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वो देख ले, पर मैं इस पर्सपेक्टिव से बना रही हूँ कि हर बच्चे को मेरी बातें समझ में आए, आप लोग रिलेट कर पाए मेरे वर्ड्स से। तो क्या था, पहला पॉइंट लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, लोगों के रहने में खान पान कुछ नहीं था, बर्बादी थी सब बस। हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, कोई बिजनेस नहीं था, सब मजदूरी ही करते थे। इनफैक्ट जो मजदूरी भी करते थे वो भी पहले तो जमींदार ले लेते थे। और फिर इंडिया आज़ाद भी हुआ, कुछ महान पुरुषों ने और कुछ लोगों ने मिलके अपने देश को आज़ाद भी करवाया, तो उन्होंने आज़ाद करने में पूरी भूमिका लगा दी। कुछ कुछ कईयों की शहीद हो गए, कई महान लोग हमारे देश के। पर उसके बाद भी हमारे पास सिर्फ एग्रीकल्चर ही था। पहले वो लोग छीन लेते थे, अब भी है तो एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर में लगाना पड़ता है, तो उसमें रेवेन्यू नहीं है ना, तो ग्रोथ नहीं हुई इकोनॉमी की, वो बैकवर्ड ही रही। समझ लीजिए 20-25 साल लग गए हमारी, काफ़ी साल लग गए हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में। और अभी भी देखो इंडिया अंडर डेवलपिंग, मतलब डेवलपिंग है कह लो, अंडर तो खैर छोड़ दो, पर फिर भी पॉवर्टी रेट इंडिया का बहुत हाई है। अपने वहाँ इनकम गैप बहुत है, पुअर इज सो पुअर, रिच इज सो पुअर। और जब तक ये लेवल अप नहीं होगा तब तक आई डोंट थिंक इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, प्रति पर्सन की इनकम भी बहुत कम थी, ऑब्वियस सी बात है। हाई बर्थ रेट, और देखो इतना सब होने के बाद भी खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, एग्रीकल्चर एकमात्र सहारा है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, पर पॉपुलेशन थी, बर्थ रेट दिन पर दिन बढ़ रहे थे। माना कि एक दिन में एक सिटी में कम से कम 500 बच्चे हो रहे हैं, तो फिर
प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। आपको एजुकेशन भी नहीं, आप हर बच्चे को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। यही कारण था पहले में इंसान जो है, अब बेटियों को मतलब घर का खाना बोलते थे और लड़कों के लिए वो अफोर्ड कर पाते थे थोड़ा बहुत, और वो थिंकिंग ऐसी थी। हम ये नहीं कह सकते पहले का ज़माना ख़राब था, या फिर मतलब ख़राब क्या, वो इन अ वे बैड था कि मेंटालिटी ही पहले एक दो लोग होते थे जो मेंटालिटी में चेंज ला पाते थे। पहले लोग भीड़ में चलना पसंद करते थे। अगर एक का परिवार ब्राह्मण है, मानता है कि छुआछूत होती है, इसको छूने से हम बेधर्म हो जाएंगे, तो वो सब समझते थे कि हाँ अनटचेबिलिटी होती है, इसको छूने से हमें कुछ लग जाएगा, हम श्रापित हो जाएंगे। तो ये जब तक आप मेंटालिटी चेंज नहीं करेंगे तब तक वो सेम प्रोसेस चलता है। तो बर्थ रेट हाई थे तो सारी फैसिलिटीज़ तो नहीं मिल पाएंगी ना। चलो अब सेकंड थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। It is highlighted by the following facts. Nearly 72% of the country's working population was engaged in agriculture, but its contribution to GDP was only 50%. अब देखो क्या है, 72% कर तो रही है खेती बाड़ी का काम, पर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता है कि एक कंट्री की ग्रोथ को बताता है। ग्रॉस मतलब पूरा, ऑल टोटल, डेप्रिसिएशन भी ऐड होता है। डोमेस्टिक मतलब अपने देश का, प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ऑल द सम ऑफ ऑल द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड in our country in a 1 year or exported imported, all that information leads to that हमारे ग्रोथ की कितनी, इकोनॉमिक कितनी ग्रोथ हुई। क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, इंपोर्ट कम होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। इंपोर्ट मतलब, मुझे प्रॉपर हिंदी तो नहीं पता। इंपोर्ट मतलब बाहर से माल मंगाना, और एक्सपोर्ट मतलब भेजना। तो अगर जो हम माल ज़्यादा से ज़्यादा बना के भेज पाएंगे तो हमारी फॉरेन डिमांड बढ़ेगी, तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अगर हम माल ज़्यादा मंगवा रहे हैं, इसका मतलब हम फॉरेन डिपेंडेंट हैं, हमें डिपेंडेंसी है, वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन ट्रेड। तो उससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ डाउन शो करती है। प्रोडक्टिविटी वॉज एक्सट्रीमली लो, 10 पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ वीट वॉज ओनली 660 kilograms of एंड ऑफ राइस जस्ट 665 kilograms। ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर पे पैदा हो रहा था, पर जीडीपी पर कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं था और कोई साधन नहीं थे, तब तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो होती थी। फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज बेयरली इनफ फॉर सब्सिस्टेंस इन 1947 1948 इट वाज रिकॉर्डेड टू बी जस्ट 500 to 27 lakhs टन। खाने को भी कमी पैदा होता था, सब बस लोग सब्सिस्टेंस मतलब हार्डली खाने को मिलता था, बस थोड़ा बहुत खाने को ही मिल जाता था, पेट चलता था बस। अब फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। हियर द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ऑफ अंडरलाइंड सिग्निफिकेंस। पहला पॉइंट, देयर वाज अ virtual lack of the basis and heavy industries in the countries। इंडस्ट्रीज की लैकनेस थी। दूसरा है, प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मशीन्स द्वारा तो चीज़ें कमी बनाई जाती थी, क्योंकि हमारी तुरंत आज़ादी के बाद ईव जो थी, मतलब जब, तो फिर वहाँ पे मशीन्स नहीं थी ना, हम लोग इतने कैपेबल नहीं थे मॉडरेशन हम अडॉप्ट कर सके, मशीन्स खरीद सकें। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट, ये तो मैंने पहले पढ़ाया था। कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडमेड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल, जो भारतीय अपना खर्चा चलाने के लिए स्वयं करते थे, उनको ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर दिया था ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट करके और हाई ड्यूटी एक्सपोर्ट पे लगा के। फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट्स द इंडियन इंडस्ट्रीज वॉज डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। अब देखो क्या हुआ, कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट्स के लिए इंडियन इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री बिल्कुल डिपेंडेंट थी ब्रिटेन से इंपोर्ट करने में, क्योंकि ब्रिटेन ने इंपोर्ट पे तो अपने वहाँ से तो ड्यूटी फ्री लगा रखा था, वो फ्री में माल भेजता था। तो हमारे इंडिया की कोई प्रॉपर वो क्या बोलते हैं, सेल्फ रिलायंस नहीं था, जो कि महात्मा गांधी ने सिखाया था हमें, वो नहीं रह गया था, क्योंकि हम गरीब थे, इन ब्रिटिशर्स ने लूट लिया था। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने ग्रो अप किया, चीज़ें बनाई, अब तो खुद की चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया इज़ बिकमिंग अ प्रोड्यूसर नाउ। तो दिस इज़, आज मैंने 4 पॉइंट टोटल कवर किए हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।